नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मोहित जागृति आज आपको स्टैंडर्ड 9th का पाठ एक यात्रा यह भी आगे बढ़ाऊंगी। हमने पहले पाठ में देखा कि मोहन नाम का एक रिक्शा वाला लेखक और उनकी पत्नी को ग्वालियर में घुमाता है। लेखक कुछ काम से अपनी पत्नी को लेकर ग्वालियर जाते हैं तो वहाँ उन्हें मोहन मिलता है। मोहन की बातों से लेखक को इतनी आत्मीयता होती है कि वह उसको अपने पुत्र के समान दिखाई देता है। मोहन एक बहुत ही प्रामाणिक और निष्ठावान व्यक्ति है और जब होटल पर चाय पीने के लिए लेखक उन्हें बुलाते हैं तो वह अपने घर की कुछ बातें बताता है और कहता है कि मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि यह कहते कहते कुछ भर आया है, यानी कि उसका गला भर आया, वह बोल नहीं सका। उसे अपना वतन, उसका जो गांव है वह याद आ गया, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है और मैं बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था। एक चुप्पी सी छा गई, सब चुप हो गए उनकी कहानी को सुनकर। इसके बाद कोई अवांछित घटना, यानी कि जो हमें अच्छी न लगे ऐसी कोई घटना उसके साथ घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू कर दिया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी धिधियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। हम मोहन को गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं कि मोहन मुझे तुम बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। एक वृद्ध व्यक्ति के साथ मेरी शादी कर रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, यानी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। उस वृद्ध के साथ मुझे जाना नहीं है। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, यानी कि मैं सोच में पड़ गया, क्या करूं? कर भी क्या सकता था? मुझे लगा स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर तक सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है, आखिर इसके लिए क्या की जाए? थानेदार कहता है कि इसके माँ बाप को तो मैं सजा दूंगा, लेकिन इस लड़की का क्या होगा? एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। लेकिन लेकिन क्या? मोहन, बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है। बात तय हो चुकी है। मोहन कहता है कि मेरी शादी मेरी भाभी की बहन से पक्की हो गई है। मैं इस लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन को तो कोई अच्छा आदमी शादी कर लेगा, यहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात, वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिया जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस भी कर सकते हैं। जब मैंने थानेदार को सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखकर रख लेता हूँ। मैं इसे नारी निकेतन नाम की एक संस्था है जहाँ लड़कियों को रखा जाता है।
वहाँ भेज देता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास नहीं होता, लगता है कथा सुन रहा हूँ। यानी कि थानेदार बहुत संवेदनशील, लागणीशील व्यक्ति है, जो तेरी घटना में वह तेरी शादी उस लड़की से करा देता है। नहीं तो वो सिर्फ आपकी शिकायत लेकर आपको कहीं भी भेज सकता है कि अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसने इस घटना में उस लड़की के दुख को जाना और उससे तेरी शादी करा दी। इसलिए थानेदार है वह बहुत सरल व्यक्ति है। आप सही कर रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी रहती है। यानी कि थानेदार है वह बहुत रुजु व्यक्ति है, मानवीय संवेदना से भरा व्यक्ति है, इसीलिए वह उस लड़की की समस्या को हल कर देता है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। मसीहा यानी कि उद्धारक, उद्धार करने वाला। यहाँ यह थानेदार उस लड़की का उद्धार करता है। तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उसकी साली से शादी नहीं की, दूसरे इस लड़की से की और किसी और जाति की है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपना न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है, जो दिन रात अप्रतिकर व्यवहार बनकर मन को उद्विग्न करता है। मोहन कहता है कि अगर मैं आगरे में रहता तो वहाँ दिन रात हमारी अपेक्षा होती, लोग हमारी उपेक्षा करते और हमें ताने देते। इससे तो अच्छा है कि हम यहाँ ग्वालियर में ही रहे। हाँ, सही कर रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। यहाँ मुझे कोई नौकरी नहीं मिली तो मैंने रिक्शा चलाना सीख लिया, तो उसी से हमारा गुजारा हो जाता है। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं बताते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की की दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और जीवन के साथ सम्मानपूर्वक लगा लिया। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग नारी सम्मान की बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब स्त्री समस्या आती है तो वहाँ से भाग खड़े होते हैं। लेकिन तुमने तो एक स्त्री की दुर्दशा को समझकर उसके साथ शादी कर ली और उसको चरितार्थ कर दिया। तुम बड़े महान हो, सम्माननीय व्यक्ति हो। तो यहाँ हमारा पाठ दूसरा पूरा हुआ। अगले लेक्चर में हम पाठ तीसरा देखेंगे। आपको गूगल क्लासरूम में अब तक जितना लेसन चला है उनका मातृभाषा में गुजराती में अनुवाद करके गूगल क्लासरूम में भेजना है। थैंक यू।